हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी से कैसे उसको हल किया जाता है, यानी ग्राफिकल मेथड क्या है। यहाँ पर आपके सिलेबस में कई मेथड्स हैं, उनमें से पहला मेथड आपको जो बताया जा रहा है वो ग्राफी विधि से हल करना सिखाया जा रहा है। तो उसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी देखेंगे और उसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे हम ग्राफी विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यापक तौर पर उसका जो हल होता है, उसका हल का क्या अस्तित्व है, उसको कैसे समझेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, यहाँ पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर यहाँ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ बताया गया कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी केवल और केवल एक ही हल आएगा। यानी दो रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये बिंदु उभयनिष्ठ है, यही एकमात्र हल है। तो इसीलिए अद्वितीय हल कहा जाता है और ऐसे समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म हम लोग कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दो रेखाएं समांतर हो जाएं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, समांतर हैं रेखाएं ये। अब ये समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद तो करेंगी नहीं। तो दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, चूंकि उभयनिष्ठ हल तभी प्राप्त होता है जब दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यदि प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो ये असंगत समीकरण कहलाता है। असंगत समीकरण युग्म है, ये जो हमारे पास समीकरण युग्म दिया होगा वो असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। थर्ड कंडीशन जो है वो है रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसे आश्रित या फिर संगत समीकरण युग्म कहा जाता है। तो समपाती रेखाएं का मतलब ये हो गया कि जैसे कि एक ये रेखा है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा हो गई, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर समपाती हैं। और ये समपाती रेखाएं हैं तो फिर इनके कितने हल हैं, यानी इनके बीच में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो आप जितने भी चाहें उतने उभयनिष्ठ बिंदु ले सकते हैं, यानी कि अनंत उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो इसलिए जो हल की संख्या है वो हम गिन नहीं सकते, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और ये समीकरण युग्म जो कहलाता है आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है, या फिर यूँ कहे ये समीकरण युग्म संगत होता है। तो देखिए, संगत जो समीकरण युग्म होगा वो चाहे एक हल आ जाए या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाए, उसमें समीकरण का जो युग्म कहलाएगा वो संगत कहलाएगा। जबकि असंगत होने की एकमात्र ही कंडीशन है, एकमात्र स्थिति है, वो ये है कि जब कोई हल नहीं मिलेगा, अर्थात रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। अब आइए यहाँ पर देखने की ज़रूरत ये है कि दो समीकरण हमारे पास दिए हों तो उनकी हम जांच किस प्रकार से करें, यानी बिना ग्राफ खींचे हम पूर्व से भी बता सकते हैं। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि बिना ग्राफ खींचे भी हम बता सकते हैं कि रेखाएं किस तरीके से होंगी और उनके हलों की स्थिति क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, आपको रेखा युग्म बताया गया, फिर यहाँ पर कंडीशन है A1/A2, फिर B1/B2, C1/C2, फिर अनुपातों की तुलना की जा रही है एक कॉलम में, फिर ग्राफी निरूपण क्या होगा उनका, और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो ये प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार A1/A2 या B1/B2 या C1/C2 क्या चीज़ है। तो देखिए, आपको पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। A1x प्लस B1y
प्लस C1 बराबर 0, ये एक हो जाता है। दूसरा हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि A1 अपान A2 जब हम कहते हैं तो क्या होता है, ये x के गुणकों का तुलना कर दी जाती है, यानी अनुपात निकाला जाता है। B1 अपान B2 का मतलब हो जाएगा कि हम y के गुणांकों की क्या कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। और C1 अपान C2 का मतलब हो जाएगा अचर पदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें है पहला समीकरण x माइनस 2y इक्वल 0 और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो A1 अपान A2 की बात करते हैं हम। A1 अपान A2 क्या आएगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले देखें A1 क्या है और A2 क्या है। तो A1 और A2 का मतलब होता है x के गुणांक। x गुणांक देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 3, तो 1/3 आ गया। इसी प्रकार B1 अपान B2 का मतलब हो गया, B1 हो जाएगा y का गुणांक दोनों में, पहले वाले में, और B2 हो जाएगा दूसरे वाले में। तो y गुणांक क्या है -2, यहाँ पर क्या है 4, तो -2 अपान 4, यानी इसको सरल करें तो -1 अपान 2 आ सकता आएगा। तो C1 अपान C2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर अचर पद LHS में कुछ नहीं है और यहाँ पर भी -20 है, तो 0 अपान -20 यानी 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2, अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो -1 अपान 2 आएगा, ये है 1 अपान 3, तो इक्वल तो है नहीं। तो हमने अनुपातों की तुलना करके क्या देखा कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, यानी कि दोनों रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो अभी आपको बताया गया कि उनका हल क्या होता है, केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं। जैसा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, जिसमें पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पर A1 और A2 क्या है, 2 और 4, तो 2 अपान 4 हो जाएगा, यानी 1/2। B1 अपान B2 के लिए B1 हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा 6, तो यानी 3/6, ये भी 1 अपान 2 ही है। और C1 अपान C2 की बात करें तो -9 और -18, यानी -9 अपान -18 1 अपान 2 ही आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन 1 अपान 2 आ रहा, यानी कि अनुपातों की अगर हम तुलना की बात करें तो A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 इक्वल है C1 अपान C2 के, यानी रेखाएं क्या हो रही हैं, संपाती हो रही हैं। तो यानी आपको याद रखना है कि यदि A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 आ जाता है तो रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती हो जाती हैं। और इस कंडीशन में जो हल की बात करें या बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं। एक के ऊपर ही दूसरी रेखा हो जाने पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर। इसमें पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। A1 अपान A2 की बात करें तो A1 आपका 1 है, यानी गुणांक 1 है, और नीचे वाले में 2 है, तो 1 अपान 2 आ गया। B1 अपान B2 के लिए तो यहाँ 2 और 4 की बात करें तो 2 अपान 4 आ जा रहा है। C1 अपान C2 की बात करें तो -4 -12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 अपान 2 है सिंपलेस्ट फॉर्म में, या इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो ये भी 1 अपान 2 ही आ जाएगा। लेकिन इसको अगर करेंगे तो 4 3 12 यानी 1 अपान 3 आ जाता है, तो यहाँ पर 1 अपान 3 आएगा और ये 1 अपान 2 है, ये तो 1 अपान 2 है ही, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुपातों की जब हमने तुलना की, यहाँ पर अनुपातों की तुलना करने पर क्या हमें जानकारी मिली कि A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2, और लेकिन ये दोनों ही इक्वल नहीं है किसके, C1 अपान C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और जब दो रेखाएं समांतर हैं यानी कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यहाँ कोई हल प्राप्त नहीं होगा।
तो अब यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये भी बताया गया कि किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पहले निकालते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि इन तीन में से कौन सी कंडीशन आ रही है। यानी कोई भी क्वेश्चन जैसे हमें दिया जाएगा और हमें ये कहा जाए कि आपको ये ज्ञात करना है कि उनका ग्राफीय निरूपण में क्या स्थिति होगी, या फिर यूँ कहें कि उनके हल की स्थिति क्या होगी, संगत होंगे, असंगत होंगे, इस प्रकार की कोई भी स्थिति जानने के लिए हम लोग दिए गए समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करा करके A1 A2, B1 B2, C1 C2 के मान निकालेंगे। तत्पश्चात A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकालेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सरल करके देखेंगे कि क्या ये आपस में इनमें कौन कौन बराबर हैं, कौन कौन बराबर नहीं हैं, और फिर देखेंगे इन तीन में से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि इन तीन में से कोई ना कोई स्थिति उत्पन्न होना निश्चित है, ऐसा नहीं कि कोई चौथी स्थिति आ जाएगी, इन तीन में से ही कोई ना कोई स्थिति आना श्योर है। तो जो भी स्थिति आएगी उसी के अनुसार हमें याद रखना होगा कि उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और उनका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी कंडीशन को याद रखना चाहिए। अब आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 का है, जिसे आपको सॉल्व करके यहाँ बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसका निर्देश क्या कहा जा रहा है पढ़ लेते हैं। कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले आपको समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनका हल निकालना है। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले जहाँ पर हमें युग्म बनाना ना पड़े, यानी पहले से ही युग्म बना के दे दिया जाए, लेकिन यहाँ दोनों काम करने हैं। तो आइए क्वेश्चन पर रीड करते हैं। कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की एक कोई प्रतियोगिता हो रही, पहेली प्रतियोगिता, उसमें क्या किया गया, गणित के ही कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया है। और उसमें क्या हुआ, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है, कितनी कम है, 4, या फिर लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 4, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आइए पहले रैखिक समीकरण बनाएं और उसके बाद उनका ग्राफीय विधि से हल करके भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है माना 10th के विद्यार्थियों में से x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, यानी लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y हम मान रहे हैं। तो प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त तो यही है कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, यानी कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो x + y = हो जाता है 10, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाता है। और द्वितीय शर्तानुसार हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, यानी लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देने पर लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो लड़कों की संख्या हमने क्या मानी, यहाँ पर x मानी है, तो x में कितना जोड़ा, 4, तो क्या मिल गया, लड़कियों की संख्या क्या मानी गई, y, तो इसे देखिए लिखा हुआ y = x + 4, या x को हम इधर ले आए तो आ जाता है हमारे पास -x + y = 4, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब हमारे पास समीकरण बन चुके हैं और इन समीकरणों को हम इनका ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि तो दोनों समीकरणों का अनुरेखण करेंगे। जैसा कि हम सभी पहले से ही जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा बनता है, और एक सरल रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु ज्ञात होने की आवश्यकता है, जो इसके हल कहलाएंगे। तो आइए अनुरेखण कैसे कर रहे हैं ये आगे आपको बताया जा रहा है। तो देखिए अनुरेखण करने की जो प्रक्रिया है वो जैसे हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x + y = 10 हो जा रहा है। देखिए इधर आपको समीकरण नंबर 1 के बारे में बताया जा रहा है और इधर समीकरण नंबर 2 के बारे में बताया जा रहा है। तो 1 को पहले देखते हैं। यहाँ पर एक कॉलम, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है x, y और बिंदु को मतलब हो गया कि ये एक हल है, हल भी आप कह सकते हैं, लेकिन बिंदु यहाँ पर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं
और ग्राफ में हम बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ बिंदु कहा जा रहा है। अब हम यहाँ पर x या y में अपने स्वेच्छ मान रखते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, और उन मानों को रख करके एक मान कर रखेंगे किसी एक चर राशि का या x या फिर y का, और दूसरे का मान प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ समीकरण नंबर फर्स्ट में x बराबर 0 रखा गया, तो जब 0 रखा गया तो 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी y इक्वल कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर आपका 10 आएगा, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, तो ये आपका 10 आएगा। और अगर हम y की इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी यहाँ कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है 0 10 यानी 0 कामा 10, और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो फिर x की वैल्यू 10 आ जाएगी है, तो 10 कामा 0। तो बिंदु जो लिया गया a और b लिखा गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, या यूँ कहे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए जैसे x का मान रखा गया है 0, तो क्या आ जाता है, क्योंकि y इक्वल है एक्स प्लस 4, तो 0 प्लस 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, या फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी यहाँ पर, तो 3 प्लस 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 बिंदु बन गए, जिनमें से 2 बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं a और b, और c और d जो हैं वो इस रेखा पर स्थित हैं। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक एक समीकरण के संगत एक एक रेखा को पहले निश्चित कर लेंगे, उसका अनुरेखण कर लेंगे, तब दूसरे का अनुरेखण करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में ही आपको यहाँ दर्शाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी बिंदु हैं वो सभी प्रथम चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने अन्य 3 चतुर्थांशों को प्रमुखता से नहीं दिखाया है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर 3 चतुर्थांश नहीं है। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये इधर तृतीय है, और ये चतुर्थ है। आप चाहें तो चारों चतुर्थांशों को दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है प्रथम चतुर्थांश में है, इसीलिए हमने केवल प्रथम चतुर्थांश को प्रमुखता से दिखाया है, बाकी को हम विशेष रूप से यहाँ दर्शा नहीं रहे। तो जैसा कि हमारा पहला समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये 2 बिंदुओं पर काटता है, एक बिंदु है 0 कामा 10 और दूसरा हो जाता है b 10 कामा 0, और इन दोनों को मिलाने पर ये एक रेखा हमारे पास आ जाती है। फिर हमारे पास जो दूसरी रेखा थी वो एक 0 कामा 4 पर काटती थी, यानी इस बिंदु पर काटती थी, और फिर 3 कामा 7 पर काटती थी, तो 3 कामा 7 ये हो गया, इसको भी हम दोनों को मिला दिए। अब यहाँ पर एक संयोग की बात ये भी है कि दोनों रेखाएं इस 3 कामा 7 से ही होकर के जा रही हैं, तो अगर नहीं भी जाती तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो प्रतिच्छेद बिंदु देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु बन रहा है वो 3 कामा 7 है। तो हमें यही ज्ञात करना होता है कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, तो वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना चाहिए, ग्राफ की ही सहायता से ज्ञात करना होता है, जो कि यहाँ बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप समझ सकते हैं, तो अतः दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं एक दूसरे को बिंदु d 3 कामा 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, और x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाती है 7, और चूँकि एक ही बिंदु पर करती हैं तो हम कह सकते हैं समीकरणों का क्या है अद्वितीय हल है। और x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या मानी थी, और y हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या मानी थी, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। पहले हमने रैखिक समीकरण बनाए, दोनों रैखिक समीकरणों में से अलग अलग हमने उनका अनुरेखण किया, जिसके लिए हमें 2-2 बिंदु चाहिए थे, या यूँ कहें 2-2 हल चाहिए थे, और फिर दोनों को हमने ग्राफ बना करके अनुरेखण किया, और ये देखा कि दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और इस प्रकार से हमें
उनका उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो गया, यानी कि उन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त हो गया, और हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था जो कुछ ज्ञात करने के लिए वो हम ज्ञात कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी।